अब देखिए इसी चैप्टर के हम 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं एचसीवी के। इसमें कह रहा है कि टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर, दो इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर है, दो स्फीयर है, स्मॉल है, ये बहुत ही स्मॉल है, मतलब पॉइंट टाइप का चीज़ होगा। किस टाइप का चीज़ होगा? पॉइंट टाइप का चीज़ होगा। मैं इसे इतना बड़ा बना दिया हूँ, ये एकदम पॉइंट ही होगा क्योंकि स्मॉल इसीलिए कहा है उसने। तो इसको आपको क्या मानना है? इस स्फीयर को पॉइंट मानना है। और रब्ड ईच अदर, इसको एक दूसरे में रब किया गया, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया, ठीक है। तो कह रहा है इफ़ दे अट्रैक्ट ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, अगर ये एक दूसरे को एफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस एफ का उन्होंने वैल्यू दिया हुआ है 0.1 न्यूटन। तो पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू द अदर स्फीयर ड्यूरिंग रबिंग। तो पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन रबिंग के वक्त क्या हो रहा होगा कि एक स्फीयर से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे स्फीयर पे जा रहा होगा। इस तरह से इस स्फीयर पर जितना पॉजिटिव चार्ज एक स्फीयर पे आ रहा होगा उतना ही निगेटिव चार्ज इस स्फीयर पर आ रहा होगा। तो मान लेता हूँ मैं इस स्फीयर से n इलेक्ट्रॉन निकल करके इस स्फीयर पे चला गया, n इलेक्ट्रॉन निकल के इस स्फीयर पर आ गया। तो इस पर कितना चार्ज क्रिएट हो गया? माइनस एन ई क्रिएट हो गया, इस पर चार्ज डेवलप हो गया क्योंकि n इलेक्ट्रॉन चला आया। और इस पर कितना? इसमें से एन ई चला गया क्योंकि हर एक बॉडी न्यूट्रल होता है। तो इसमें से एन ई निकला इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कितना चार्ज क्रिएट हुआ गया? प्लस एन ई क्रिएट हो गया होगा। तो इस पर क्यू क्रिएट हुआ तो इस पर भी माइनस क्यू क्रिएट हुआ। देखिए अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो एफ कितना के बराबर होगा? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और आर कितना के बराबर होगा? 1/100 मीटर के आसपास के बराबर होगा। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 1/100 मीटर का स्क्वायर इक्वल टू 0.1 आना चाहिए। और के का वैल्यू तो हमको पता है, और मैं क्यू को क्या लिख सकता हूँ? एन ई लिख सकता हूँ। तो एन ई का होल स्क्वायर कितना होगा? 0.1। और मैं इसमें ई का वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? ई का वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगा 1.6 × 10⁻⁻19 और के का वैल्यू पुट करूँगा 9 × 10⁻9। तो मुझे एन का वैल्यू इस इक्वेशन से मिल जाएगा, इस इक्वेशन से मुझे एन का वैल्यू मिल जाएगा। तो ठीक है, ऐसे ही निकाल सकते हैं इसको। तो अब देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के 13 नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कह रहा है NaCl मॉलिक्यूल इज बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन आयन व्हेन वन इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज ट्रांसफर्ड टू क्लोरीन। देखिए NaCl कैसे बनता है कि Na था, Cl था, ये Na क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, तो इस पर +1 चार्ज हो गया, तो ये Na प्लस बन गया और ये Cl माइनस बन गया। अब इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और जिसकी वजह से ये एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। तो इस तरह से NaCl मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। तो इसमें कह रहा है कि टेकिंग द सेपरेशन बिटवीन द आयन, इस आयन के बीच में सेपरेशन आप ले लो कितना? इसमें कह रहा है कि ये जो Na प्लस है और Cl माइनस है, इसके बीच के सेपरेशन का आप वैल्यू ले लो, इसके बीच में दूरी ले लो आप, दूरी को मैं x ले लेता हूँ। तो ये बराबर है 2.75 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर ले लो। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। तो बताइए इस पर कितना चार्ज है? प्लस ई, और इस पर कितना चार्ज है? माइनस ई, और ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। तो देखिए x दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, मतलब दोनों पे चार्ज दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है? फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो फोर्स क्या होता है? के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, यही होगा। और क्यू का वैल्यू क्या है? यहाँ पर ई है, ई के बराबर। तो पुट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस सवाल में मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा, इस फोर्स को इस तरह से मैं क्यों लिख पा रहा हूँ? इसलिए लिख पा रहा हूँ कि ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ कि Cl माइनस भी एक पॉइंट चार्ज है और Na प्लस भी पॉइंट चार्ज है, मतलब इस दोनों का साइज बहुत ही छोटा है, ऐसा मैं माना हूँ, इसीलिए ये लिख पा रहा हूँ। अगर ये बड़ा होगा Cl माइनस बहुत ज़्यादा और Na प्लस छोटा होगा तो ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि Cl माइनस बहुत छोटा है, ठीक है। तो देखिए HC1 में क्वेश्चन नंबर 14 को मैं कह रहा हूँ, इसमें पूछ रहा है कि 2 प्रोटॉन है, ठीक है। मान लेता हूँ मैं प्रोटॉन का मास MP है। तो कह रहा है कि इसके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालिए। माने कि कह रहा है ये F इलेक्ट्रिक इसके बीच में लगने वाला और इसके बीच में लगने वाला F ग्रेविटेशनल का रेशियो निकालिए। F इलेक्ट्रिक क्या होगा? ke² अपॉन, मान लेता हूँ मैं इसके बीच का दूरी कितना है? r, तो ke² अपॉन r²। और इसके बीच में लगने वाला
ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, जी एम पी का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे कांस्टेंट्स का वैल्यू, जो भी कांस्टेंट होता है, और हमको आंसर मिल जाएगा। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। एम पी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, ई क्या है, चार्ज ऑन ई प्रोटॉन, और ई का वैल्यू भी आपको पता है कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ऐसा कह रहा है मानने के लिए कि दो प्रोटॉन है, उसके बीच में अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। तो अगर दो प्रोटॉन है, इसके बीच में मान लीजिए एफ फोर्स लग रहा है, जो कौन सा फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है। और ये कैसा है, अट्रैक्टिव इन नेचर है। ये कैसा है, अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि F बराबर है सी ई की पावर माइनस के आर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है। और पूछ रहा है राइट डाउन द डायमेंशनल फार्मूला एंड अप्रोप्राइट ऐसा यूनिट ऑफ सी और के। सी और के का जो है डायमेंशनल फार्मूला लिखना है और ऐसा यूनिट भी लिखना है इसका। तो देखिए ई की पावर, कोई भी नंबर का पावर कोई नंबर लिखना होता है, तो नंबर का पावर, नंबर किसी भी नंबर का पावर का जो वैल्यू होता है ये डायमेंशनल लेस होता है। और इसके पावर में लिखे गए हुए चीज़, इसको भी डायमेंशनल लेस होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, यही सिद्धांत है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। इसके ऊपर जो पावर एक्स है ये भी डायमेंशनल लेस होगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का डायमेंशन कोई भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए, ये डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, ये बस एक नंबर है। तो बताइए के आर अपॉन आर स्क्वायर को क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, माने इसका कोई डायमेंशन नहीं हो, मतलब डायमेंशन लेस है, इसको मैं 1 के बराबर, इसका कोई डायमेंशन कब नहीं होगा। नीचे में क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर, ऊपर में क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ के आर। तो बताइए के आर और आर स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा, के आर और आर स्क्वायर का डायमेंशन जब सेम होगा तभी तो इस पूरे का डायमेंशन लेस होगा। ये पूरा डायमेंशन लेस कब होगा, जब के आर का डायमेंशन बराबर होगा डायमेंशन ऑफ के आर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का डायमेंशन क्या है, एल स्क्वायर, क्योंकि आर है दूरी, आर है दूरी, और इसमें के इंटू एल, आर इसमें भी इस तरफ आर है, वो भी क्या है, दूरी। तो दूरी का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, लेंथ का डायमेंशन। तो एल से एल कटा तो के का डायमेंशन क्या आ गया, एल के बराबर आ गया के का डायमेंशन, ठीक है। और पूछ रहा है सी का डायमेंशन। तो बताइए इस तरफ फोर्स है और ये डायमेंशन लेस चीज़ है, तो इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, फोर्स। तो सी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, फोर्स। सी का डायमेंशन फोर्स के बराबर होना चाहिए। और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का डायमेंशन m होता है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है l टी की पावर -2। तो इसका डायमेंशन क्या आ गया, l टी की पावर -2। अब बताइए k क्या है, लेंथ है, और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो k का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। और देखिए c क्या है, फोर्स है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो c का ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो बी पार्ट था उसमें जो है क्या किया है उसने, के का वैल्यू दे दिया है 1 पर फर्मी, और जो है आपको कह रहा है क्या इलेक्ट्रिक इसमें निकालना है, के का वैल्यू दे दिया है उसने, और जो है निकालना आपको क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन निकालना है, और सेपरेशन भी दे दिया, आर का वैल्यू दे दिया और के का वैल्यू दे दिया है। तो के जो है किस में दिया हुआ है, फर्मी में। तो फर्मी को हम जो है मीटर में बदल लेंगे, 1 फर्मी बराबर 10 की पावर -15 मीटर होता है, और कर देंगे तो आ जाएगा 15 का बी का भी आंसर। तो उसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए एच सी वर्मा के हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इसमें कह रहा है 3 इक्वल चार्जेज, 3 इक्वल चार्जेज है, एक Q1 है तो दूसरा Q2 है और तीसरा Q3 है। तो तीनों बराबर है, तो 3 इक्वल चार्जेज Q1 Q2 Q3, तीनों बराबर है, इसलिए मैं इसको इस सभी को Q कह देता हूँ। इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10 की पावर -6 कूलम। ईच आर हेल्ड फिक्स्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस Q1 Q2 Q3 को हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल को कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम कहते हैं किसको, जिसका तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसके बीच का एंगल कितना हो, 60 डिग्री। तो इसको क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टेक्स पर Q1 Q2 और Q3 को हम रख दिए, पहली बात। अब क्या कर रहा है, और इसका साइड का लेंथ क्या दिया हुआ है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड का लेंथ यानी कि एज कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को ऐसा यूनिट में बदलिए, तो 5 × 10 की पावर -2 मीटर होगा,
ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्ज ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। एचसीबी के इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल चैप्टर का हम 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है, कंसीडर ए गोल्ड न्यूक्लियस टू बी स्फीयर। एक गोल्ड सोना का न्यूक्लियस ले लीजिए, इसको आप एक स्फीयर मानिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इस स्फीयर का रेडियस आप मान लीजिए r, और उस r का वैल्यू दिया हुआ है 6.9 फर्मी, ठीक है, 6.9 फर्मी, इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर तो यही रहता है। फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन। कह रहा है कि बताने के लिए कि फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, इसके अंदर जो दो प्रोटॉन होंगे एट लार्जेस्ट सेपरेशन। बताइए लार्जेस्ट सेपरेशन कितना हो सकता है दो प्रोटॉन के बीच? वो 2r के बराबर हो सकता है, एक यहाँ पर हो जस्ट यहाँ पर और एक जस्ट यहाँ पर हो, तो इसके बीच में लार्जेस्ट सेपरेशन कितना हो सकता है? 2r के बराबर। तो कह रहा है इसके बीच में लगने वाला रिपल्सन फोर्स निकालना है। तो ये तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। r कितना लेंगे? r कितना लेंगे? x स्क्वायर मान लेता हूँ मैं। तो x का वैल्यू क्या होगा? 2r के बराबर होगा, और q का वैल्यू क्या होगा? प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? दोनों q1 q2 का q1 बराबर q2 बराबर q होगा, और वो कितना के बराबर होगा बताइए? q1 बराबर q2 बराबर q होगा, और वो कितना के बराबर होगा? वो बराबर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए इतना फोर्स लगेगा, इसे हम सीधा सीधा इससे रिपल्सन फोर्स, लगने वाला रिपल्सन फोर्स दो प्रोटॉन के बीच में निकाल सकते हैं एट मैक्सिमम सेपरेशन। मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा दोनों के बीच में? 2r। तो ये हम निकाल सकते हैं, और r दिया हुआ है। अब पूछ रहा है इसमें कि इतना रिपल्सन फोर्स होने के बावजूद ये क्यों नहीं एक दूसरे से दूर जाते? तो देखिए इतने फर्मी मीटर की दूरी पर, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक और फोर्स लगता है जिसको कहते हैं न्यूक्लिक फोर्स। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियॉन्स के बीच में एक अलग ही फोर्स लगता है जो अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होता है, जिसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में। इसीलिए रिपल्सन फोर्स तो लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ न्यूक्लियस के अंदर लगने वाला फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो रिपल्सन से काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए वो एक दूसरे से दूर नहीं भाग सकते, ठीक है।